अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर की जो लोग बेसिक्स समझना चाहते हैं, जिन लोगों के ज़हन में कन्फ्यूजन है फ्रेज़ से रिलेटेड, क्लॉज़ से रिलेटेड, सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये उनके लिए है। और ये जो मैंने कंटेंट, ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, एनालिसिस ऑफ फ्रेज़, क्लॉज़ एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये एलएलबी एनुअल प्रोग्राम जो लोग इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर से कर रहे हैं, उनके सिलेबस में पर्टिकुलरली इसी तरह ही लिखा हुआ है। उनका एक ये टॉपिक है, कंटेंट लिस्ट से मैंने लिया है और मैं तमाम कंटेंट्स जो है उसी के हिसाब से तैयार कर रहा हूँ। तो अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स के, ये जो क्वेश्चन है फ्रेज़, क्लॉज़ और सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। 3 चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने एनालिसिस करना है फ्रेज़ का, व्हाट इज़ फ्रेज़, इसमें फ्रेज़ की टाइप्स आ जाएंगी, फ्रेज़ का स्ट्रक्चर आ जाएगा, इसका एक जुमले के अंदर जो किरदार है वो आ जाएगा। सेम इसी तरह क्लॉज़, क्लॉज़ की टाइप्स, उसका स्ट्रक्चर, और इसी तरह फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर और सेंटेंस की टाइप्स आ जाएंगी। तो हमें ये देखना है कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिर्फ फ्रेज़ के ऊपर भी आ सकता है कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ फ्रेज़ एंड इट्स टाइप्स, ठीक है ना? तो फिर हमें फ्रेज़ के बारे में लिखना होगा, इसकी टाइप्स। तो मैंने ये आपका क्वेश्चन इस तरह से तैयार किया है कि अगर आपसे कोई सिर्फ फ्रेज़ के बारे में पूछ ले तो भी आप उसका वो जवाब दे सकते हो 5 नंबर के क्वेश्चन का। क्लॉज़ का पूछें या सेंटेंस का पूछें तो आप उसका भी जवाब दे सकें। और अगर ये पूरे 20 नंबर का सवाल आ जाता है इसी तरह जिस तरह के टॉपिक लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में, तो फिर इंशाल्लाह आप उसी तरह भी से लिख के 20 नंबर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। असल में सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो फ्रेज़ और क्लॉज़ में होता है। मुझे भी हो जाता है अक्सर कि फ्रेज़ और क्लॉज़ में क्या डिफ़रेंस है। तो मैंने कोशिश की है कि इसको आज आसानी से समझा जा सके। बेसिकली फ्रेज़ और क्लॉज़ और सेंटेंस को समझने के लिए एक सादा-सा जो मैंने ये डेफ़िनेशन लिखी है कि आप समझें कि एक सेंटेंस एक बिल्डिंग है, ठीक है? और वो बिल्डिंग जो है वो ब्लॉक्स से मिलके बनी है, उसमें कुछ छोटे ब्लॉक्स हैं और कुछ बड़े ब्लॉक्स हैं, ठीक है? तो जो छोटे ब्लॉक होंगे उस बिल्डिंग के वो फ्रेजेस होंगी और जो बड़े होंगे वो क्लॉजेस होंगे। और इन फ्रेजेस और क्लॉजेस के मिलने के साथ जो हमारा पूरा वो बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा। हमारी जो बिल्डिंग बनेगी उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं, एन ईजी वे टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज इज टू रिमेंबर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस। अ क्लॉज contains phrases and a sentence contains clauses। तो phrases मिलके clause बनाती हैं और clauses जो है मिलके वो हमारा सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है? तो ये phrases को और clauses को उर्दू में जुज़व जुमला भी कहा जाता है। ये जुमले के जुज़ होते हैं, ये कंप्लीट जुमला नहीं होते। हाँ, कुछ क्लॉजेज ऐसी होती हैं, क्लॉज की एक किस्म होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, वो एक कंप्लीट सेंटेंस का काम भी कर रही होती है जुमले के अंदर। और जुमले के अलावा भी वो एक छोटा सा जुमला ही होती है। हमारा नेक्स्ट इसका जो है, अब हम फ्रेज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रेज होती क्या है। फ्रेज इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एड्स मीनिंग टू अ सेंटेंस, ठीक है? एक अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ जो कि जुमले के मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है? इट इज़ नॉट अ कंप्लीट आइडिया और अ थॉट। ये कोई कंप्लीट आइडिया हमें नहीं दे रहा होता, ना ही कोई मुकम्मल किस्म की सोच होती है। विद अ सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, ये जस्ट एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है? उसमें ऐसा भी हो सकता है कि उसमें नाउन हो और नाउन के साथ आगे कोई एडजेक्टिव हो, ठीक है? और वर्ब भी हो सकता है, वर्ब से आगे वर्ब के साथ कोई एडवर्ब हो, ठीक है ना? तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकती है, साथ कोई एक आधा और हेल्पिंग वर्ब हो उससे आगे या पीछे। तो इस तरह करके ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, रैंडम ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। जुमले के ही उसमें ज़ाहिर-सी बात है हिस्से होंगे उसके, जिस तरह नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकती है, होंगे जुमले के ही पार्ट्स, लेकिन वो रैंडम होंगे। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पूरा नहीं कर रहे होंगे और उसमें प्रॉपर जो है वो कोई ख़ास हमें थॉट या आइडिया नहीं दे रहे होंगे, ठीक है? तो ये होगी फ्रेज़, यानी कि एक जुमले का एक ऐसा जुज़ जो कि कुछ अल्फाज का मजमुआ होता है, लेकिन वो कोई ख़ास मानी नहीं हमें दे रहा होता, कोई मुकम्मल सेंस नहीं बना रहा होता फ्रेज़, ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर ये मुश्तमिल हो सकता है। अच्छा, इसमें अब ये है कि फ्रेज़ की आगे टाइप्स हैं। फ्रेज़ की 5-6 टाइप्स हैं, वो मैंने लिखी हुई हैं। नाउन फ्रेज़,
वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये जो फ्रेज की इंपॉर्टेंट जो हैं 5 इसकी एग्जाम मैंने इधर लिखी हुई हैं। तो अब नाउन फ्रेज है तो इसके अंदर नाउन आ जाएगा, ठीक है ना। वो जुमले का हिस्सा जिसके अंदर नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा तो वो नाउन फ्रेज में आ जाएगा। जहाँ वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा वो वर्ब फ्रेज में आ जाएगा। एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज में आ जाएगा। एडवर्ब होगा तो एडवर्ब फ्रेज में आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये एडवर्ब, प्रेपोजिशन, वर्ब, ये जो चीज़ें हैं आपको इनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जो कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको डिटेल्ड में नाउन भी पढ़ा चुका हूँ, नाउन की टाइप्स के बारे में भी, वर्ब और वर्ब की टाइप्स के बारे में भी, एडजेक्टिव की टाइप्स के बारे में भी, एडवर्ब, प्रेपोजिशन वगैरह ये सब मैं आपको वहाँ पे करवा चुका हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं अगर ये किसी जुमले के अंदर होंगी और उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा तो उसको हम फ्रेज कहेंगे, ठीक है जी। आगे हमारे पास क्लास आ जाती है। क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे और क्लास की एग्जाम के बारे में पढ़ेंगे। क्लास को आप ये कह सकते हैं कि क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और वर्ब। तो क्लास जो है ये एक होता तो ये भी जुज़्व है जुमले का, लेकिन ये एक छोटा सा जुमला ही होता है, ठीक है। जिस तरह के हम कहते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। ही ईट्स एन एप्पल, तो ये क्लॉज है, ठीक है ना। और अगर हम इसमें से ये निकाल देते हैं, ही निकाल देते हैं, ईट्स भी निकाल देते हैं, तो हमने इसके अंदर से सब्जेक्ट भी निकाल दिया और वर्ब भी निकाल दिया। अब एन एप्पल ही रह गया है। तो एन एप्पल क्या हमारे पास होगा? एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट भी है और साथ एक फ्रेज रह जाएगी और वो नाउन फ्रेज होगी, ठीक है ना। एप्पल, क्योंकि एप्पल नाउन है, एन साथ आ गया आर्टिकल और आर्टिकल भी नाउन फ्रेज में ही आता है। तो इस तरह से थोड़ा सा समझेंगे हम इसको, ठीक है जी। तो क्लॉज की आगे इंपॉर्टेंट इसकी 4 मेजर टाइप्स हैं क्लॉज की। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ क्लॉज: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसको अलग-अलग भी हम लिख सकते हैं, और क्योंकि ये एक ही चीज़ है, दो तरह से उन्होंने बयान किया। आप अलग भी करें तो आप इसको देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्लॉज आप कर सकते हैं: इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। तो दीज आर 5 टाइप्स। नाउन क्लॉज क्या होती है? नाउन क्लॉज इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगी। प्ले द रोल एज अ नाउन इटसेल्फ, तो इसका जुमले में वही रोल होगा जो कि नाउन का रोल होता है। नाउन से अलग कोई रोल इसका नहीं होगा, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगी। फर्ज किया हम जुमला लेते हैं: दिस इज द बॉय हु मेट मी येस्टरडे। दिस इज द बॉय, ये वो लड़का है, हु मेट मी येस्टरडे, जो मुझे कल मिला था, जो मुझे कल मिला। अब हु मेट मी येस्टरडे, तो ये एक हु मेट मी येस्टरडे एक नाउन क्लॉज बन गई, ठीक है। और ये सारा का सारा एक किस्म का ये नाउन क्लॉज भी है और प्रेडिकेट तो ये है ही। ये हमें नाउन के ही बारे में सारा कुछ बता रही है, नाउन पे ही डिपेंड कर रही है। दिस इज द बॉय हु मेट मी येस्टरडे, तो हु मेट मी येस्टरडे बेसिकली नाउन का किरदार इधर अदा कर रही है। अच्छा, आगे हम आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर। एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव का काम होता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है एक नाउन को या एक प्रोनाउन को, ठीक है। तो यही एडजेक्टिव क्लॉज में ही होता है। तो इसकी एग्जांपल है दिस इज द प्लेयर हु प्ले वेरी स्मार्ट। दिस इज द प्लेयर हु प्ले वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पे हु प्ले वेरी स्मार्ट, जो हम प्लेयर के बारे में हम दोबारा से नाउन के बारे में, नाउन को हम मज़ीद जो बयान कर रहे हैं, नाउन की दोबारा नाउन के बारे ही में ही हम इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जी एडजेक्टिव क्लॉज होगी, जिसमें जो सेकंड क्लॉज होगी वो आपकी नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद मॉडिफाई कर रही होगी, इसके बारे में ही बता रही होगी। अच्छा, उसके बाद हमारी आती है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इट बिहेव्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो एडवर्ब जो क्लॉज है ये एडवर्ब की तरह ही बिहेव करती है। जुमले के अंदर ये वर्ब को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मज़ीद मॉडिफाई कर रही होती है। तो इसका काम भी एडवर्ब वाला ही होता है, एडवर्ब से रिलेटेड ये होती है। इसके बाद हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो ज़्यादा मशहूर क्लासेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास तो एक सेंटेंस ही होती है,
ठीक है, ये अपने तौर पे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है और एक ख़ास थॉट, एक मीनिंग देती है, ठीक है, किसी दूसरी क्लॉज़ के बगैर। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज़ है वो इट इट कैन नॉट बी स्टैंड एट इटसेल्फ, इट नीड्स एन अदर क्लॉज़, ठीक है? तो उसको स्टैंड होने के लिए उसको एक मीनिंगफुल वे में अपना मैसेज देने के लिए किसी दूसरी क्लॉज़ की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये हमारी 5 टाइप्स ऑफ क्लॉज़ हैं, ठीक है? नाउन क्लॉज़ इट इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज़, प्ले द रोल एज़ अ नाउन इटसेल्फ, ठीक है? एडजेक्टिव क्लॉज़ आ गई, इट मॉडिफाइज़ अ नाउन और प्रोनाउन। एडवर्ब क्लॉज़ हमारी आ गई, इट बिहेव्स एज़ एन एडवर्ब। इंडिपेंडेंट क्लॉज़ इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस, और ये इंडिपेंडेंट होती है, सेपरेट अपना मीनिंग रखती है, सेपरेट अपनी आइडेंटिटी रखती है। और डिपेंडेंट क्लॉज सेपरेट नहीं रह सकती, डिपेंडेंट होती है ये, जिस तरह की ये सारी डिपेंडेंट क्लॉज थी। नाउन क्लॉज हमारी, एडजेक्टिव क्लॉज हमारी, एडवर्ब क्लॉज, ये सारी हमारी जो है डिपेंडेंट क्लॉज हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि पूरा सेंटेंस होती है, ठीक है। अब हम क्लॉज के बाद हम सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करेंगे। Students, there are 4 types of sentence. First of all, we should know what is sentence. Sentence is a group of words which has a subject and predicate, or which is consist of subject, verb, object, SVO. That is called a subject. Subject में 3 चीज़ें होनी चाहिए, उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और समटाइम्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होता तो वो एक छोटा सा सेंटेंस बन जाता है। लेकिन एक जो मुकम्मल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पे मुश्तमिल होता है, और एक से ज़्यादा उसमें क्लॉजेस भी हो सकती हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा क्लॉजेस भी उसमें हो सकती हैं, वो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस की आगे एग्जाम भी हैं, ये हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो उसमें भी थोड़ा मज़ीद उसको आगे पढ़ेंगे। तो पहले सबसे हम इसकी टाइप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सेंटेंस की 4 इकसाम हैं मेजर। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव। डिक्लेयर में ना होता है ऐलान करना, डिक्लेयर कर देना, बता देना, वसूख के साथ कोई बात कर देना। तो ये एक किस्म का बयानिया जुमला ही होता है, ठीक है, जिसमें कि फैक्ट से रिलेटेड कोई बात होती है, ठीक है ना, या कोई थॉट होती है कंप्लीट, या किसी की कोई ओपिनियन होती है, और ये एक न्यूट्रल फिक्रा होता है, ठीक है। और ये फुल स्टॉप पे जाके ख़त्म हो जाता है। ये इसकी निशानी होती है कि इसके एंड पे फुल स्टॉप होता है। ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसे कहते हैं, और इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो सेंटेंस की दूसरी किस्म है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को, इम्पेरेटिव का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी काम का ज़रूरी हो जाना। फोर्सफुली आप मतलब जब कोई काम करना चाह रहे हैं, आप लाजमी तौर पे कुछ करना चाह रहे हैं, तो लाजमन की शर्त जिसमें आ जाए वो इम्पेरेटिव हो जाता है। लेकिन इसमें इसको हम, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, इट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर एन रिक्वेस्ट अ कमांड, एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट अ कमांड और अ सजेशन, ठीक है। तो उर्दू में इसे हुक्मिया जुमला कहा जाता है, ठीक है जी। इम्पेरेटिव सेंटेंस आपके हुक्मिया जुमले आ गए। उसके बाद इंटेरोगेटिव, जैसा कि ये नाम से ही ज़ाहिर है, नंबर 3 आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये सवालिया जुमला होगा आपका, ठीक है, जिसमें कोई सवाल किया जा रहा है, कोई चीज़ इंक्वायरी की जा रही है। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस जो कि कोई सवाल पूछ रहा है, ये अक्सर अक्सर ये WH वाले जो वर्ड्स होते हैं उनसे शुरू हो रहा होता है, वेयर से, व्हाट से, विच से, वाई से, हु से, ठीक है। और एंड पे ये क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो रहा होता है। इसके अलावा हेल्पिंग वर्क से भी ये शुरू होता है, इससे शुरू हो जाएगा, एम से, आर से, डू से, डज से, डिड से, हैव, हैज़, हैड, कैन, कुड, वुड, शुड, ये सारे अगर स्टार्ट में आ जाएंगे और एंड इस पे होगा तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। एक्सक्लेमेशन एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ये इस पे आपका एंड होता है, और इसमें कोई सडन एक्सप्रेशन होता है, कोई स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की फीलिंग्स या इमोशंस जिस जुमले में बयान किए जा रहे हों, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे ख़त्म होता है। तो दीज वर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है जी। Assertive sentence is about facts, thoughts, opinions, ideas, etc. and ends with full stop. Imperative sentence is a sentence which gives some order or express an order or a request or a command or give a suggestion.
एंड एक्सक्लेमेटरी आपने पढ़ लिया है, इंटरोगेटिव का भी आपको पता चल गया है। अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इनके थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हवाले से। स्ट्रक्चर के लिहाज से भी सेंटेंस की ये 4 टाइप्स हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के लिहाज से थोड़ा इसकी और भी 4-5 इकसाम है, उसको भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के लिहाज से जो जुमला होता है वो जुमला 4 किस्म का होता है। उसको हम जुमले की इकसाम तो नहीं कह सकते, वो एक जुमले को हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के लिहाज से कोई जुमला 4 किस्म का हो सकता है कि कोई एनी सेंटेंस कैन बी अ सिंपल सेंटेंस, इट आल्सो कैन बी अ कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो जिस तरह ये 4 टाइप्स हैं, इसी तरह ही स्ट्रक्चर में भी हम जब बात करेंगे तो ये 4 तरह का होता है जुमला: सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स और कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो नामों से इज़ार है कि जो सिंपल सेंटेंस होगा वो जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है, जिस तरह के एक जुमला है आई किक्ड द बॉल। ठीक है, मैंने बॉल को ठोकर लगाई, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक सिंपल सेंटेंस हो गया। तो सिंपल के बाद नंबर 2 पे है कंपाउंड सेंटेंस। ये क्या होता है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बजाय 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर होता है। या तो 2 इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं या मोर देन 2। अगर मोर देन 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपके पास हैं तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। जिस तरह के हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था कि आई किक्ड द बॉल, तो अब उसके आगे एक और हम इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा लेते हैं, आई किक्ड द बॉल एंड इट हिट्स द टॉम, इट हिट्स टॉम। ठीक है, तो हमने एक बाल को ठोकर मारी और बाल आगे जाके टॉम को जाके लगी। ठीक है ना, या अली को जाके लगी या किसी को भी जाके लगी। ठीक है ना, या गोल को जाके लगी, इट हिट्स द गोल। ठीक है, तो ये आपका हो गया, इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गई। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना तो जरूरी है। कम्प्लेक्स जो सेंटेंस होगा आपका उसमें एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, जिस तरह ये थी कि आई किक्ड द बॉल, ये एक इंडिपेंडेंट होगी ना, और एक इंडिपेंडेंट के साथ साथ 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होगी। इसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी होगी, यानी कि एक इंडिपेंडेंट होगी और एक इंडिपेंडेंट के साथ एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। 1 इंडिपेंडेंट एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, दैट विल बी अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस तरह के हम इसी से ही आगे शुरू कर लेते हैं कि बॉल हिट, हमने कंपाउंड सेंटेंस में लिखा था या आई किक्ड द बॉल एंड इट हिट टॉम, तो इधर से शुरू कर लेते हैं। टॉम क्राइड। ठीक है, अब टॉम क्राइड क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज होगी। टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम। ठीक है, टॉम क्राइड, टॉम चिल्लाया क्योंकि बॉल से उसको चोट लग गई। ठीक है, अब टॉम क्राइड एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई और बिकॉज द बॉल हिट हिम ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो इस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी जो है वो कंप्लीट होगी। इसने उसे फुलफिल कर दिया एग्जांपल ने कि 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब आगे आ गया है कंपाउंड भी होगा, कम्प्लेक्स भी होगा। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा? इसमें कंपाउंड सेंटेंस की क्या शर्त थी कि 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो इसमें 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसको साथ हमने कम्प्लेक्स भी करना है। कम्प्लेक्स की क्या थी? 1 इंडिपेंडेंट और मोर 1 इंडिपेंडेंट एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो इसमें कंपाउंड में अब काम ये हो जाएगा कि इसमें कंपाउंड कम्प्लेक्स में कंपाउंड की शर्त भी पूरी होगी, 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज और साथ 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो इसमें ये हो जाएगा टॉम क्राइड बिकॉज द बॉल हिट हिम। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा कम्प्लेक्स वाला काम पूरा हो गया। इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अच्छा, आगे अब इसको कम्प्लेक्स बनाने के लिए हम एंड आई अपोलोजाइज इमीजिएटली, तो ये हमने इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और डाल दी। ठीक है, एंड आई अपोलोजाइज्ड इमीजिएटली, और मैंने फौरी तौर पर माफ़ी मांग ली। तो ये थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो सेंटेंस सिंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है और कम्प्लेक्स हो सकता है और कंपाउंड कम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, ये 4 किस्में होंगी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो सिंपल में होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल में 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज, और कंपाउंड में
टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी इसमें कंपाउंड में, और कम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। और कंपाउंड और कम्प्लेक्स में टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, ठीक है, और वन आर मोर डिपेंडेंट क्लॉज होंगी। तो इस तरह ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्रेस ऑल अबाउट फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस स्ट्रक्चर। और अगर इसमें आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूं। और इसमें अगर आपको कोई कुछ फ्लॉज लगते हैं, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर काम करके उसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।